मैं राकेश परमार आपका स्वागत करता हूं। आपने लॉगिन किया है एजुकेशन कॉर्पोरेशन यूट्यूब चैनल। दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक देश है इजराइल। विश्व भर में यहूदी धर्म को मानने वाला एकमात्र देश इजराइल। इस देश का इतिहास भारत से काफ़ी मिलता जुलता है। भारत की तरह आज़ादी के लिए इसको भी कई टुकड़ों में होना पड़ा। भारत 2 टुकड़ों में तो इजराइल भी फिलिस्तीन के साथ 3 टुकड़ों में बटा। जिसमें एक हिस्सा यहूदियों को इजराइल के रूप में मिला और बाकी 2 हिस्से अरबों को मिले। आज हम आपको फिलिस्तीन से अलग होकर बने इस नए देश फिलिस्तीन उस्मान साम्राज्य का हिस्सा था। 1878 में उस्मान साम्राज्य में 87% मुस्लिम, 10% ईसाई और 3% यहूदी लोग थे। 19वीं सदी में पहली बार इजराइल की स्थापना की मांग उठी, जिससे सनिज्म आंदोलन का नाम दिया गया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद उस्मान साम्राज्य का पतन हो गया और ब्रिटेन फिलिस्तीन पर राज करने लगा। अंग्रेजों में विलफोर्स घोषणा कर दी। यहूदियों के लिए अलग देश की मांग का समर्थन किया। इसके पीछे उनकी फूट डालो और राज करो की नीति थी। इसके बाद अंग्रेजों ने यहूदियों के अप्रवासन की सहमति दे दी। इससे बड़ी संख्या में यहूदी फिलिस्तीन का रुख करने लगे। ये लोग फिलिस्तीन जाकर जमीन को कब्जा कर वहां पर रहने लगे। यहूदियों की बढ़ती संख्या और पहले से रह रहे अरब लोगों में इसके कारण हिंसा होने लगी। इसके देखते हुए 1930 में अंग्रेजों ने अप्रवासन को सीमित करने का फैसला कर दिया, लेकिन इससे मामला और बिगड़ गया। लड़ाकू सेना का गठन होने लगा। वे लोग अरब के लोगों और ब्रिटेन के लोगों को खात्मा करने की कोशिश करने लगे। शुरुआत में फिलिस्तीन की आबादी में यहूदियों की संख्या मात्र 3% थी, जो 1978 में बढ़कर 30% हो गई थी। इसके बाद भी गैर कानूनी तौर पर यहूदी फिलिस्तीन आते रहे, जिससे हिंसा में और ज़्यादा बढ़ोतरी होने लगी। वे लोग ब्रिटिश राज्य से जुड़े संगठनों पर हमला करने लगे। दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद जुलाई 1946 तक लगातार 6 सालों के युद्ध से ब्रिटेन कमज़ोर हो चुका था। इसके बाद यहूदियों के हिंसा को रोकने के लिए नाकाम हो रही ब्रिटिश सरकार ने यूएन से इसका हल निकालने को कहा। इसके बाद नवंबर 1947 में यूएन ने फिलिस्तीन को 3 हिस्सों में बांटने का फैसला लिया। पहला हिस्सा यहूदियों को मिला, दूसरा हिस्सा अरब को, तीसरा हिस्सा यरूशलेम के रूप में रखा गया। 14 मई 1948 में अंग्रेजी राज्य खत्म हो गया और इजराइल ने खुद को एक आज़ाद देश घोषित कर दिया। दूसरे विश्व युद्ध में यहूदियों के नरसंहार के बाद बचे हुए यहूदियों ने भागकर यरूशलेम के आसपास शरण ले ली थी। अरब के मुसलमानों ने इसका विरोध किया, जिसके बाद यहूदियों और अरबियों में युद्ध शुरू हो गया। इसी झगड़े के बीच संयुक्त राष्ट्र ने 19 नवंबर 1947 को फिलिस्तीन के 3 हिस्से किए थे। या ये कहे तो यूएन इसमें जानबूझकर आया था और यरूशलेम को एक यूएन शासित राज्य घोषित कर दिया था। फिलिस्तीन के रूप में 2 राष्ट्रों की
मान्यता मिली, जबकि यरूशलेम को अलग राज्य बनाने की बात की गई। हालांकि बाद में इजराइल ने यरूशलेम को भी अपने देश में मिला लिया। इसके साथ ही अरब और इजराइल की दुश्मनी शुरू हो गई, जिसमें एक तरफ इजराइल अकेला था तो दूसरी तरफ इराक, लेबनान, सीरिया, मिस्र, लीबिया, यमन, सऊदी अरब और अन्य मुस्लिम देश थे। इस लड़ाई में इजराइल को सिर्फ अमेरिका का साथ मिला। मुस्लिम देश ने कई बार अलग अलग तरीकों से इजराइल पर हमला किया, लेकिन हर बार उन्हें मुंह की खानी पड़ी। ऐसा एक हमला जून 1967 को हुआ, जिससे 6 डेज वार कहा गया। इसमें इजराइल ने एक साथ मिस्र यानी कि जो इजिप्ट है, जॉर्डन, सीरिया, इराक और सऊदी अरब को मात्र 6 दिन में पराजित करके अपनी ताकत दिखाई। पिछले 67 सालों में इजराइल ने 7 से ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी, जिनमें हर बार उसने ही जीत हासिल की। ज़्यादातर दूसरे देशों ने ही उन पर हमला किया, जिसमें उन्हें मुंह की खानी पड़ी। 6 अक्टूबर 1973 को ऐसे ही एक हमले में सीरिया और मिस्र ने इजराइल पर अचानक हमला कर दिया। जिस समय देश के लोग योम नामक त्योहार मना रहे थे। इजराइल ने भी तुरंत हमले का जवाब दिया, जिसके बदले में मिस्र और सीरिया को भारी नुकसान हुआ। 1972 में म्यूनिख में हुए ओलंपिक में फिलिस्तीन के आतंकी संगठन ने स्टेडियम के बीच में इजराइल के 12 खिलाड़ियों पर हमला कर दिया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। खेल जगत में इसे सबसे बड़ा हृदय विदारक घटना माना गया था, लेकिन इसके बाद इजराइल ने इसे अपने ऊपर लेते हुए सुरक्षा के इंतजाम को कड़ा किया। उस समय इजराइल की प्रधानमंत्री गोल्डमेरे थी। वह एक एक करके सभी खिलाड़ियों के घर गई और परिजन से वादा किया कि इस वारदात में जो भी व्यक्ति शामिल है, उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। इस घटना का बदला लेने का जुम्मा आया इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को, जो दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों में नंबर 1 पर मानी जाती है। मोसाद के सदस्यों ने दुनिया के कोने कोने में आतंकियों को ढूंढ कर दर्दनाक तरीके से मौत के घाट उतारा था। मोसाद का यह ऑपरेशन अंतिम दोषी के मारे जाने यानी लगभग 3 दशक तक चला। ऐसे ही एक घटना 27 जून 1976 को हुई, जब तेल अवीव, जो कि इजराइल का ही एक स्टेट है, वहां से पेरिस जा रहे इजराइल के एक प्लेन को फिलिस्तीनी आतंकियों संगठन PFF-LF ने अपहरण कर लिया और उसे युगांडा ले गए। युगांडा के तानाशाह इदी अमीन ने आतंकियों को अपने देश में उतरने की इजाज़त दे दी। अपहरणकर्ताओं ने बंधक बनाए गए लोगों को छोड़ने के बदले फिलिस्तीन के आतंकियों की रिहाई की बात की, लेकिन इजराइल की सरकार ने इसके बदले कमांडो कार्रवाई का विकल्प चुना, जिससे दुनिया के सबसे खतरनाक मिशन को अंजाम दिया गया, जिसने इजराइल कमांडोज और मोसाद के सदस्य युगांडा जैसे देश में जाकर सभी अपहरणकर्ताओं को मार गिराया और सभी बंधकों को सुरक्षित रिहा करवाया। मार्च 1978 में लेबनान के आतंकी संगठन PLO आतंकियों ने 35 इजराइल नागरिकों की हत्या कर दी। इसका बदला लेने के लिए इजराइल ने लेबनान पर हमला कर दिया, जिसके बाद जान बचाने के लिए PLO के आतंकी देश छोड़कर भाग खड़े हुए, जबकि लेबनान की सरकार को भी इजराइल के सामने घुटने टेकने पड़े। जून 1981 में भी
इज़राइल ने एक ऐसी ही घटना को अंजाम दिया जिससे देखकर पूरी दुनिया हैरत में पड़ गई। असल में इज़राइल को भनक लग गई थी कि तानाशाह सद्दाम हुसैन उन पर परमाणु हथियारों की खेप तैयार करवा रहा है। इज़राइल ने इसके जानकारी संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका को दी। इराक पर दबाव पड़ा तो उसने ऐसी कोई प्लानिंग से साफ इनकार कर दिया, लेकिन इज़राइल को पक्का विश्वास था कि सद्दाम अपने देश में परमाणु कार्यक्रम को बढ़ावा दे रहा है। इज़राइल ने इसके खात्मे के लिए खतरनाक मिशन को अंजाम दिया, जिसके बाद इज़राइल सैनिकों ने इराक में घुसकर 8 जून 1981 को उन्होंने 16 परमाणु संयंत्र तबाह कर दिया। इज़राइल को यहूदियों का देश कहा जाता है, जिसका 80% से ज़्यादा आबादी यहूदियों की है। इज़राइल को दुनिया भर में यहूदियों के अधिकारों का रक्षक भी कहा जाता है। इसलिए इज़राइल सरकार ने ये व्यवस्था कर रखी है, दुनिया में कहीं भी कोई यहूदी पैदा होता है तो उसे जन्म के साथ ही इज़राइल की नागरिकता मिल जाती है। इज़राइल दुनिया का अकेला देश है जो पूरी तरह एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस है। इसका मतलब यह है कि वहाँ पर आयरन डोम लगे हुए हैं, यानी कि कोई भी देश अगर उस पर मिसाइल हमला करता है तो वह मिसाइल को उसी देश की दिशा में मोड़ देता है, या कहे तो आसमान में ही उनको ब्लास्ट कर देता है। और इसी वजह से कोई भी देश उस पर हमला नहीं कर सकता। ऐसा करने वाला मिसाइल उसी के देश में जाकर मोड़ देता है। इज़राइल दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से एक है जिनका अपना सैटेलाइट सिस्टम है और वो भी किसी से साझा नहीं करता। इज़राइल दुनिया को इकलौता ऐसा देश है जहां एक नागरिक को सेना में शामिल होना जरूरी है। लड़कों के लिए इसकी न्यूनतम आयु 3 साल जबकि लड़की के लिए 2 साल है। इज़राइल दुनिया भर के देशों में हथियारों की सप्लाई करता है। सबसे उम्दा किस्म के हथियारों का निर्माण इज़राइल में ही होता है। तो ये थी इज़राइल की हिस्ट्री और ताकत। अब हम जानते हैं कि इज़राइल और फ़िलिस्तीन में आखिर इज़राइल और फ़िलिस्तीन में हुए अभी तक की लड़ाई में इज़राइल ने फ़िलिस्तीन को जवाब देते हुए अब तक 200 से अधिक फ़िलिस्तीनी वहीं 20 से ज़्यादा इज़राइली लोग मारे गए हैं और ये संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच दशकों से संघर्ष चलता आ रहा है और ये सब उसी का नतीजा है। ये 10 साल से भी 100 साल से भी पुराना मुद्दा है। पहले विश्व युद्ध में उस्मानिया सल्तनत की हार के बाद मध्य पूर्व में फ़िलिस्तीन के नाम से पहचाने वाले हिस्से को ब्रिटेन ने अपने कब्जे में ले लिया था। इस जमीन पर अल्पसंख्यक यहूदी और बहुसंख्यक अरब बसे हुए थे। दोनों के बीच तनाव तब शुरू हुआ जब अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने ब्रिटेन को यहूदी लोगों के लिए फ़िलिस्तीन को एक राष्ट्रीय घर के तौर पर स्थापित करने का काम सौंप दिया। यहूदियों के लिए ये उनके पूर्वजों का घर है, जबकि फ़िलिस्तीनियों और अरबों भी इस पर अपना दावा करते आए हैं और इस कदम का विरोध किया था। 1920 से लेकर 1940 के बीच यूरोप में उत्पीड़न और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान होलोकॉस्ट से बचकर भागे अल्पसंख्यक यहूदी एकमात्र भूमि की तलाश में थे जो उनको इज़राइल के रूप में मिली। सारे जो यहूदी थे वो भागकर इज़राइल पहुंचे थे। इसी दौरान अरब और यहूदी और ब्रिटिश शासन के बीच हिंसा भी शुरू हो गई। 1947 में
संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को यहूदी और अरब के अलग राष्ट्र में बांटने पर मध्यस्थता हुई और यरूशलेम को एक अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाया गया। यानी कि जैसे कि पहले बताया, यूएन इसमें जानबूझकर आया। इस योजना को यहूदी नेताओं ने स्वीकार किया, जबकि अरब पक्ष ने इसको खारिज कर दिया और ये कभी लागू नहीं हो पाया। 1948 में समस्या सुलझाने में असमर्थ होकर ब्रिटेन शासक चले गए। यहूदी नेताओं ने इजराइल राष्ट्र के निर्माण की घोषणा कर दी। वहीं फिलिस्तीनियों ने इस पर आपत्ति जताई और युद्ध शुरू हो गया। अरब देशों के सुरक्षा बलों ने दावा बोल दिया, लेकिन फिलिस्तीनियों को अपने घरों से भागना पड़ा। ये उनको उनके घरों से जबरन निकाल दिया, जिससे उन्होंने अल नक्व या तबाही कहा। जब बाद में संघर्ष विराम लागू हुआ, तब तक इजराइल बहुत बड़ा हिस्सा अपने नियंत्रण में ले चुका था। जॉर्डन के कब्जे वाली जगह को वेस्ट बैंक और मिस्र के कब्जे वाली जगह को गाजा के नाम से जाना गया। वहीं यरूशलेम को पश्चिम में इजराइल सुरक्षा बलों ने और पूर्व में जॉर्डन के सुरक्षा बलों ने अपने कब्जे में ले लिया था। इसे लेकर कोई शांति समझौता नहीं था, इसलिए आने वाले दशकों में इस पर और युद्ध और लड़ाइयाँ लड़ी गई। 1967 में अगला युद्ध लड़ा गया, जिसमें इजराइल पूर्वी यरूशलेम और वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया। सिर्फ यही नहीं, इजराइल ने सीरिया के गैलन हाइट्स और गाजा और मिस्र के सनहाई प्रायद्वीप के अधिकतर हिस्सों पर कब्जा कर लिया। ज़्यादातर फिलिस्तीनी शरणार्थी और उनके वंशज गाजा और वेस्ट बैंक में रहते थे और साथ ही साथ जॉर्डन सीरिया में भी रहते थे। न ही उनको और न ही उनके वंशजों को इजराइल ने अपने घरों को वापस लौटने की अनुमति दी। इजराइल कहता है इससे उनका देश प्रभावित होगा और यहूदी राष्ट्र के अस्तित्व को खतरा होगा। इस इजराइल का अब भी वेस्ट बैंक पर कब्जा है और गाजा से पीछे हट चुका है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र अब भी मानता है ये उसके कब्जे वाला क्षेत्र का हिस्सा है। इजराइल दावा करता है कि पूर्व यरूशलेम उसकी राजधानी, वहीं फिलिस्तीन दूसरी तरफ यरूशलेम को पूर्वी फिलिस्तीन राष्ट्र की राजधानी मानता है। अमेरिका उन देशों में से एक है जो इस पूरे शहर पर इजराइल के दावे को मानता है। बीते 50 वर्षों में इजराइल ने जहां पर कई बस्ती बढ़ा दी थी, जहां पर 6 लाख से ज़्यादा यहूदी रहते हैं। फिलिस्तीनी कहते हैं कि यह यहूदियों की बस्तियां अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अवैध है और शांति में बाधा है, जबकि इजराइल इस दावे को खारिज करता है। पूर्वी यरूशलेम, गाजा और वेस्ट बैंक में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच तनाव चरम पर है तनाव पर आ गया है। पर इस समय में हमास का नियंत्रण है, यानी कि गाजा पर अभी हमास का नियंत्रण है और इजराइल से कई लड़ाई लड़ी है। इजराइल और मिस्र गाजा की सीमा को कड़ाई से नियंत्रण करते हैं ताकि हमास तक हथियार न पहुंचे। गाजा और वेस्ट बैंक में रहने वाले फिलिस्तीनी का कहना है कि वहां इजरायली कार्रवाइयों और पाबंदियों से पीड़ित है। वहीं इजराइल कहता है कि वो फिलिस्तीनियों की हिंसा से खुद को बचा रहे हैं। इस साल मोसाद मुसलमानों को पवित्र महीने रमज़ान में यानी अप्रैल के महीने से परिस्थितियां तेज़ी से
बिगड़नी शुरू हो गई और 7 मई, जिस दिन रमज़ान महीने का आखिरी दिन था, यानी कि शुक्रवार था, उस रात को पुलिस और फिलिस्तीनियों के बीच झड़पें हुई। पूर्वी यरूशलेम से कुछ फिलिस्तीनी परिवारों के बेदखल की धमकी दी इस गुस्से का कारण रही। ऐसे कई मुद्दे हैं जिसकी वजह से इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच समझौता नहीं हो सकता है, जैसे कि फिलिस्तीनी शरणार्थियों के साथ क्या होना चाहिए, कब्जे वाले वेस्ट बैंक में यहूदियों की बस्तियों का क्या किया जाएगा, यरूशलेम को दोनों पक्ष के बांटेंगे, और इसके साथ ही सबसे मुश्किल समस्या यह है क्या फिलिस्तीनी राष्ट्र इजराइल के साथ बन जाएगा। कहीं और ऐसे कई सवाल हैं जिसके जवाब तलाशना बहुत मुश्किल है। शांति वार्ता शुरू होती है और ख़त्म हो जाती है, लेकिन ये हमले बंद नहीं होते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी डॉक्यूमेंट्री इजराइल के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।